हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपके साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं क्लास टेंथ की न्यू सेशन, यानी कि क्लास 8, 9th और 10th की न्यू सेशन आपके 2 अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं। और हम आज आपके साथ साइंस के बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th के बारे में अगर आप बात करो, सबसे फर्स्ट में तो मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूं कि क्लास 10th की जब आप बायोलॉजी के बारे में बात करो तो बायोलॉजी में एवरेज आपके 22 से 24 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं होती है क्लास 10 सीबीएसई की बात करूं तो। और बायोलॉजी के अंदर जो चैप्टर्स होते हैं, जिसमें चैप्टर 6 है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। उसके बाद जो चैप्टर 7 है जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप अगर इससे कंफ्यूज हो जाओ तो आप इसको ऐसे करो कि बायोलॉजी का चैप्टर 1 है लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी का चैप्टर 2 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और बायोलॉजी का चैप्टर 3 जो है जिसको आप कहते हैं रिप्रोडक्शन, लेकिन आपकी एनसीईआरटी लिखी हुई है हाउ टू रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और चैप्टर 4 जो है, जो आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, लेकिन आप उसको कह देते हैं जेनेटिक्स, है ना। और जो चैप्टर 5 है जिसको आप कह देते हैं आवर इन्वायरमेंट। तो हमने ये बात कहा कि ये आपके चैप्टर 5 होते हैं जो क्लास 10th के बायोलॉजी में चलते हैं, है ना। क्या क्या मैंने कहा बेटा, क्लास 10th का आज से हम स्टैटिक बेसिक चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं। और आप जानते हो कि साइंस के मेजर 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आज मैं आपके बायोलॉजी का पोर्शन ले रहा हूं। पूरे कंप्लीट बायोलॉजी में 23 से 24 मार्क्स की क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। और इसे मैंने एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि हम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहे कि बायोलॉजी का चैप्टर 1 आपके लाइफ प्रोसेस है, सेकंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, थर्ड रिप्रोडक्शन है, 4 जेनेटिक्स है, और उसके बाद आवर इन्वायरमेंट है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, क्योंकि वहां आपके एनसीईआरटी लिख दिया हाउ टू रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है ना। तो उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में रिप्रोडक्शन कह दिया। फिर आपको उसमें लिखा गया बेटा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के जगह पर मैंने जेनेटिक्स कह दिया, है ना। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इन 5 चैप्टर्स का जब आप ओवरव्यू लीजिए, चाहे लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स और आवर इन्वायरमेंट में, जो पूरे क्लास 10th में जो सबसे ज्यादा वेटेज है वह है आपके लाइफ प्रोसेस का। ठीक है, तो आज हम लोग अपन बात करेंगे सिर्फ लाइफ प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो जब हम अब हम आज अपन बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस। और ये लाइफ प्रोसेस के बारे में अगर आप बात करो तो बेटा देखो, ये बायोलॉजी का चैप्टर 1 है, और अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखो तो ये चैप्टर 6 है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम चैप्टर 1 साइंस में कहें तो कुछ बच्चे केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन देखना चालू करेंगे। उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेज चल रहे हैं अभी, है ना। तो बायोलॉजी में चैप्टर 1 है, और एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम बात करें क्लास 10th का तो ये चैप्टर 6 है बेटा। तो सबसे फर्स्ट में तो जब हम बात करते हैं, इस मीनिंग को समझिए और इसकी वेटेज को भी आपको समझना होगा। तो आगे जब हम कभी लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है ये समझिएगा। मीनिंग 2 है सेंट्रल फॉर्म में, एक लाइफ और दूसरा एक प्रोसेस। लाइफ के अंदर होने वाले कौन कौन से प्रोसेस हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि दाल कैसे बनाया जाता है, तो दाल बनाने के लिए आप ये कहते हो कि सर एक कुकर चाहिए, एक गैस चाहिए, फिर कुछ पल्सेज चाहिए, कुछ वाटर और कुछ साल्ट चाहिए। फिर ये हम लोग आगे सबसे पहला पल्स को वॉश करते हैं, फिर गैस सिलेंडर, गैस के ऊपर इसे हम हीट करने के लिए स्टार्ट करते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद ये बहुत हॉट होता है, उसके बाद सीटी बजते हैं जो इंडिकेशन होता है कि दाल बन जाते हैं। ये कुछ प्रोसेस होते हैं। तो लाइफ के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है, तो सबसे पहला लाइफ को समझने के लिए आपको बायोलॉजी समझना है कि बायोलॉजी है क्या। बड़ा सुंदर वर्ड है। बायो मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लाइफ के स्टडी को आप बायोलॉजी के नाम से जानते हो। अब ये लाइफ क्या है सर, तो लाइफ को बेटा हम लोग लिविंग के नाम से जानते हैं, है ना। सर आप लिविंग हो या नॉन लिविंग, बहुत बेसिक चीज है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ बेसिक फीचर होती है बेटा।
कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक फीचर होती है? दुनिया में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे पहला बर्थ लेता है, बोलो लेता है कि नहीं? बर्थ लेने के बाद छोटा से बड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ। जब वो छोटा से बड़ा हो जाए, सोचने समझने की शक्ति हो जाए, जैसे आप क्लास 10th में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो क्लास 10th के बच्चों को सोचने समझने की शक्ति हो गई है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो सोचने समझने की शक्ति को हम लोग बोलते हैं बेटा मैच्योरिटी। जब इंसान मैच्योर्ड हो गया, तो उसके बाद अपने माँ पापा को लगता है कि अब बेटा मेरा बड़ा हो गया, मैच्योर्ड हो गया, अब इसकी शादी विवाह कर देते हैं। तुम 2 से तुरंत फटाफट 3 बन जाते हो और पिताजी कहलाने लगते हो, और इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन, है ना। और जब आप अभी बाबू हो, उसके बाद पिताजी कहलाने लगोगे। फाइनली उसके बाद आज जो आपके ब्लैक हेयर हैं वो कल व्हाइट हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं बेटा ओल्ड एज। और जब उम्र बढ़ जाए, तो एक समय के बाद एक ऐसा होगा कि राम नाम सत्य है, घोड़ा बेटा मस्त है, तो उसके बाद होगा डेथ। तो दे आर फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की फीचर है। दुनिया में सबसे पहला हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है बेटा? बर्थ लेता है। छोटा से बड़ा होना क्या कहलाता है बेटा? ग्रोथ। तुम 2 फीट का था, अब 4 फीट का हो गया। सोचने समझने की शक्ति क्या कहलाती है? मैच्योरिटी। बेबी प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। एज बढ़ जाए उसको क्या बोलेगा? ओल्ड एज। और फाइनली क्या होगा? अब अगर बात करो इस पेन के बारे में, क्या पेन का बर्थ हुआ है क्या? अरे कभी इसका बर्थडे मनाए हो क्या? क्या इसके अंदर मैच्योरिटी आई है क्या? क्या कभी इसके ये बेचारा ये रिप्रोडक्शन किया है क्या? क्या इसे ओल्ड एज आई है क्या? क्या कभी श्मशान घाट में इसको जलते देखे हो क्या? नहीं ना। यानी कि जिसके अंदर ये फीचर नहीं आती है, उसको हम लोग नॉन लिविंग के नाम से जानते हैं। और जिसके अंदर अगर ये बेसिक फीचर आती है, इसको आप लिविंग कहते हैं। जिनके अंदर ऐसी फीचर नहीं होती है, इसको हम लोग नॉन लिविंग के नाम से जानते हैं। तो हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? लाइफ के बारे में। लाइफ मतलब लिविंग के बारे में, नॉन लिविंग के बारे में तो पढ़ नहीं रहे हो। तो हम लोग लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये आपको कुछ दिखी होगी ना, ये प्रोसेस दिख रहा है कि कोई भी आया, सबसे पहला जन्म लिया, छोटा से बड़ा हुआ, है ना। बोलो बात समझ में आ रही है बेटा? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सर ये आप तो इसका मतलब तो ये काम हम भी करते हैं, तो इसका मतलब लिविंग है। ये काम तो बेटा ये माइक नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब लिविंग नॉन लिविंग है ये। ऐसा क्या चीज है सर? तो इसका एक स्टेटमेंट आया है, और वो स्टेटमेंट ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। दुनिया की हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनी हुई है। यही कारण है कि इनके अंदर ये फीचर है। अगर ये भी पेन सेल से मिलकर बने हुए होते, तो ये बेटा नॉन लिविंग नहीं होते, ये लिविंग होते। क्या यहां तक हर बच्चे को क्लियर है ईमानदारी से? तो आपने सबसे पहला लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में डिफरेंस पढ़ लिया। हम आज पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। ये आपके बायोलॉजी का चैप्टर 1 है, एनसीईआरटी का ये चैप्टर 6 है। अगर हम बात करें लाइफ प्रोसेस के बारे में, तो ये 2 वर्ड से बना हुआ है बेटा, एक लाइफ और एक प्रोसेस। यानी लाइफ के अंदर होने वाली प्रोसेस को हम पढ़ रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो साइंस का बायोलॉजी है। बायो मतलब लाइफ, और लॉजी मतलब स्टडी, और लाइफ मतलब लिविंग। लाइफ मतलब लिविंग। अगर बेटा हमारी लाइफ है तो हम लिविंग है, नई लाइफ रहेगी हम नॉन लिविंग है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ बेसिक फीचर होती है। सबसे पहला वो जन्म लेता है, छोटे से बड़ा होता है, जिसको ग्रोथ कहते हैं। एबिलिटी टू थिंक, मैच्योरिटी कहलाता है। बेबी प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कहलाता है। एज बढ़ गया, ओल्ड एज होंगे, फाइनली डेथ होगा। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये फीचर आमतौर पर ये होती है। जिनके अंदर ये फीचर नहीं होता है वो नॉन लिविंग होते हैं। ऐसा इस चलते है क्योंकि मैंने एक स्टेटमेंट को लिख लिया हूं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। दुनिया की हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनी है, इसके अंदर ये फीचर है। अगर इनके अंदर ये सेल से नहीं बने होते तो बेटा इनके अंदर ये फीचर नहीं होती है। जैसे ये पेन, ये सेल से मिलकर नहीं, प्लास्टिक से मिलकर बना है, तो ये लिविंग हो ही नहीं सकता है। बोलो यहां तक हर बच्चे को क्लियर है ईमानदारी से? अब मैं आ रहा हूं, जब इस लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करो, कि सबसे फर्स्ट में जब आप लाइफ के बारे में बात कर रहे हो, ये लिख लिए थे बेटा आप लोग? ये लिख लिए थे? तो इसको लिख लीजिएगा, है ना। मैं आगे इसको स्क्रॉल कर लेता हूं, या स्क्रीनशॉट ले लेना इसको। तो जब अगर आप कभी लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला तो बात ये होना चाहिए कि बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते कहां हैं। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ही घर है,
और वो है जिसको आप कहते हो बायोस्फीयर। लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोस्फीयर में होते हैं। सर बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? अरे बेटा, बायो मतलब होता है लाइफ, स्फीयर मतलब होता है प्लेस या एग्जिस्टिंग। जहां लाइफ एग्जिस्ट करता है, जहां लाइफ होती है, वहीं तो आमतौर पर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब सर इस बायोस्फीयर के लिए क्या क्या चाहिए? बायोस्फीयर के लिए सबसे पहला एयर चाहिए, वाटर चाहिए और लैंड चाहिए। अब अपने से बताओ कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपके अर्थ के पास है कि नहीं? बोलो। तो इसी चलते बेटा बायोस्फीयर का एक बेस्ट एग्जांपल है अर्थ। बोलो, क्लियर हो गया? यानी कि दुनिया की हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के पास रहती है, क्योंकि इस अर्थ के पास ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। एयर भी है, वाटर भी और लैंड भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस अर्थ के ऊपर में ये कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं और रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे फर्स्ट का नाम होता है प्लांट, सेकेंड पार्ट का नाम होता है एनिमल्स, और थर्ड पार्ट का नाम होता है जिसको कहते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एकदम बेसिक से किसी चीज को मैंने आज शुरुआत किया हूं। तो मैंने क्या कहा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कितने भागों में बांटा गया है बेटा? बोलो उत्कर्ष, बोलो। 3 पार्ट्स। सबसे फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है बेटा? सेकंड पार्ट का नाम एनिमल्स, और थर्ड पार्ट का नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जेन्युइन बात है कि ये तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, लेकिन एक चीज कॉमन है कि ये तीनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बोलो, है ना? अब छोटा एग्जांपल मैं आप ही लोगों से क्वेश्चन कैरी करता हूं, क्योंकि लाइफ प्रोसेस की एनसीईआरटी बहुत आपसे क्वेश्चन पूछी है। मैं इन्हीं लोगों से, आप ही लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, आप ही से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सर ये प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है। मैं एक एक बाई एक एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। मान लेते हैं कि यहां पर जो भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अभी मैंने जस्ट कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा पहला बर्थ लेता है। तो हम तो मान लेते हैं कि आज के जिनमिन जो भी बच्चे होते हैं उसका बर्थ हॉस्पिटल में होता है, प्लांट का हॉस्पिटल में तो नहीं होता है बेटा। तो अब हम प्लांट के बारे में पूछते हैं सबसे पहला। जैसे जनरली यहां जितने भी बच्चे बैठे हुए उनके मन में बस यही आ रहा होगा कि सर हर प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ये बात आपका हम मानते हैं, लेकिन जनरली हर प्लांट ग्रीन होता है। और गर्मी का दिन है, अभी रेड कलर का गिनहारी का साग आया होगा। तो फिर मैं पूछता हूं कि अगर वो प्लांट की कलर रेड न, अगर ग्रीन ना होकर रेड है, तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है? तो बोलते हो हाँ है। तो फिर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ना बेटा जो क्लोरोफिल के अंदर, देखो अगर आप बात करो तो आपने क्लास 9th में क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ा होगा, प्लास्टिड पढ़ा होगा, प्लास्टिड। अरे प्लास्टिड को समझने की अगर आप ऐसे कोशिश करो तो सेल के अंदर जो भी ऑर्गन होते हैं उसको सेल ऑर्गेनिज कहते हैं। जैसे तुम्हारे बॉडी के अंदर किडनी है, नेफ्रॉन है ना, इंटेस्टाइन है, तो आपके बॉडी के अंदर का ऑर्गन है। उसी प्रकार सेल के अंदर जो ऑर्गन होते हैं, 2 प्रकार के सेल आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। प्लांट सेल के अंदर, उस प्लांट के सेल के अंदर कुछ ऑर्गन है, उस ऑर्गन का नाम था प्लास्टिड। याद है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 5 में पढ़ा होगा तुम लोग, प्लास्टिड सबसे लास्ट वाला टॉपिक था। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट पढ़ा है। तो क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, है ना। तो जब प्लांट के बारे में अगर आप बात करो तो प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एनिमल्स के बारे में बात करो तो हम अब 2-3 क्वेश्चन आपके पास आती है। पहला कि इसके अंदर ह्यूमन नहीं दिख पा रहे हैं सर, ह्यूमन भी तो एक अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नहीं बेटा, याद रखो कि हमेशा बोला जाता है एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, याद रहेगा। यानी कि जो आमतौर पर ह्यूमन है वो ऑलरेडी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं। तो फिर सर ह्यूमन क्यों कहा गया, हम लोगों को भी एनिमल्स कह दिया जाए? तो बेटा 2-3 बहुत अच्छे से बात समझ लेना कि इंसान से ज्यादा मूर्ख कोई है ही नहीं है। जैसे अभी हमको कोई कह दे कि बाह शेर बाह, सुन रहे हो बाबू, बाह शेर बाह, तो हम खुश हो जाएंगे कि सर तो हमको शेर कह दिया। और खाली ये कह दें वाह जानवर वाह, शेर भी एक जानवर है लेकिन मैंने नाम कह दिया, तो शेर कहने पर तुरंत खुश हो जाते हैं और जानवर कहने पर उदास हो जाते हैं आप। तो आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन का आईक्यू लेवल क्या है। तो बेटा याद रखना कि एनिमल्स के अंदर ह्यूमन को रखा गया है। लेकिन एक क्वेश्चन, 2-3 और भी हम क्वेश्चन करते हैं कि सर इंसान कोई सोया हुआ है तो बताइए फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, सर
जब कोई इंसान हॉस्पिटल में एडमिट इमरजेंसी आईसीयू में होता है तब वो लिविंग है या नहीं है? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अगर आ जाए, गाय जुगाली करती है ऐसे, तब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है? मतलब जहां तुम, अरे हमको यही देख कर ना हमको लिविंग कर रहा होगा कि सर बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खड़ा है, अब हम सो जाएं, हमको कोई ब्रेन ही काम नहीं, हम आईसीयू में है, तब हम लिविंग है या नहीं है? तो आखिर क्यों, अगर हैं तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? यही क्वेश्चन का डिस्कशन आज के इंट्रोडक्शन में आपका होगा। ठीक है। सेकंड, अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हो तो सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है? बहुत ही अच्छा, आपका अगर लाइफ प्रोसेस के बारे में देखें तो एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में फर्स्ट पेज में सेकंड पैरा में आप देखिएगा तो वहां एक बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, इफ यू आस्क एनी बायोलॉजिस्ट, जो बायोलॉजी के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे आप पूछिए कि वायरस इज ए लिविंग और नॉन लिविंग, वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो उसका एक बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन यह है कि जब आप वायरस के बारे में बात करते हो तो वायरस बस दो तीन चीजों को, माने उसका एकदम सिंपल शब्दों का आंसर है कि जब तक वायरस किसी लिविंग सेल पर अटैक नहीं करता है तब तक वो नॉन लिविंग है। क्या है बेटा? लेकिन जैसे ही वायरस किसी लिविंग सेल पर एक्टिव कर दिया, जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम पर अगर अटैक कर दिया तो हमारे अंदर के अंदर की वो प्रोसेस में साथ साथ चलने लगता है, तब वो लिविंग होता है। तो यहां से एक कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा वायरस आता है कि नहीं? अरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल में वायरसेज आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा। लेकिन वायरस के बारे में पूछा जाए कि सर वायरस तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और आपने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वायरस के बारे में बताइए सर कि वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग? तो मैंने कहा कि वायरस ड्यूल नेचर शो करता है बेटा। ड्यूल नेचर शो का मीनिंग क्या है? बोलो। हाँ, यानी कि जब तक वो किसी लिविंग सेल पर अटैक करता है, जब तक वो किसी लिविंग सेल पर अटैक किया तब तो वो लिविंग हो गया, और जब तक नहीं किया, उड़ रहा है, तब तक वो नॉन लिविंग है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? आगे बढ़े। ये कुछ क्वेश्चंस एराइज हो रहे थे लाइफ के अंदर कि अब बताओ हम किसको लिविंग कहें, किसको नॉन लिविंग कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने कह दिया कि सारे प्लांट को लिविंग कह दो, और आपने बचपन से ही देखा होगा कि सारे प्लांट ग्रीन होते हैं, लेकिन वो प्लांट के बारे में सोचो जिनका कलर ग्रीन ना होकर रेड है, वो लिविंग है कि नहीं है? इसी के क्वेश्चंस का जवाब मैं दे रहा हूं, हाँ है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बेटा अलग अलग प्रकार के जैंथोफिल, कैरेंटोनॉइड्स, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, अलग अलग प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। सेकंड बात, अगर आप देखो एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में भी मैंने आपसे कुछ पूछा, इंक्लूडिंग ह्यूमन के बारे में, कि बताओ अगर मैं इमरजेंसी में हूं और मैं कुछ सेंस भी नहीं कर पा रहा हूं तो मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं या नहीं हूं? जब आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर आप बात करो तो मैंने वायरस का एग्जांपल दे दिया। तो ये सारी एराइज हो रही है क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है बेटा। अब आइए कि तो फिर सर कहें तो कहें किसको, क्या कहें? आओ देखो, सबसे फर्स्ट में आपकी की एनसीईआरटी लाइन, जब इस लाइफ प्रोसेस के बारे में अगर इस डिफिनेशन को अगर आप देखोगे, बड़ा सुंदर आपकी एनसीईआरटी लाइन को आप पेज को पलटिए और लाइन नंबर दूसरे में देखिए, एक वर्ड लिखा हुआ है, द प्रोसेस which together perform maintenance of job are called life process. The process, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको क्या बताया? कुछ ऐसी प्रकार की प्रोसेस जो आपस में मिलकर हमारी बॉडी को मेंटेन करने का काम करता है, इसी को कहते हैं लाइफ प्रोसेस। बोलो बेटा, बात समझ में आया? कुछ ऐसा वर्क जो आपस में मिलकर हमारे लाइफ को मेंटेन करने का काम करता है, इसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस। कोई दिक्कत की बात? जैसे इसका छोटा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। मान लेते हैं बेटा आपको अभी बहुत ज्यादा भूख लगा है, और भूख लगे तो बताओ तुम कुछ काम कर पाओगे क्या? लेकिन जैसे ही खाना खाते हो आपके अंदर एनर्जी मिल जाता है, तो आपके बॉडी को मेंटेन फिर ये खाना किया कि नहीं किया? अगर मान लेते हैं अभी एकाएक सडन आपकी सांस बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो आप कुछ समय के बाद रिलैक्स हो जाते हैं और फिर आप थकावट महसूस नहीं करते, तो ये आपको मेंटेन किया कि नहीं किया? तो जो भी आपके बॉडी को मेंटेन करने का काम कर रहा होगा,
इसे ग्रुपिज्म्स में हम लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया बेटा? कोई दिक्कत की बात? जैसे कौन कौन से लोग हैं जो आपके बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं बेटा, जिसके कारण आप जिंदा हैं? पहला, सबसे फर्स्ट वाले में, और इसके लिए ना अगर आप बहुत अच्छे से समझो तो मैंने कहा आपको कि दुनिया की हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनी होती है। सेल के ग्रुप को आप टिश्यू कहते हैं, ये क्लास 9th में पढ़े होंगे। टिश्यू के ग्रुप को आप ऑर्गन कहते हैं, ऑर्गन के ग्रुप को आप ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। बोलो, ये बात तो तुम लोगों को पता था, क्लास 9th में पढ़ा चुके हैं। लेकिन अगर इस चीजों को देखो, आपके अंदर जो मेंटेनेंस करने का काम कर रहा है, आपके बॉडी को जो एकदम वेल मेंटेन करने का काम कर रहा है, वो है ऑर्गन सिस्टम। कौन है बेटा? और ये ऑर्गन सिस्टम में सबसे पहला का नाम है न्यूट्रिशन सिस्टम, जो आपके बॉडी को बोलो मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है बेटा? नहीं खाओगे तो काम हो जाएगा क्या? दूसरा जो बड़ा है उसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। उसके बाद जो है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसको कंफ्यूज मत होना कि ये एक ही है, सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कुछ कुछ में आपको डायरेक्टली यहां मस्कुलर सिस्टम बोल दिया जाएगा। ये सारे सिस्टम, और भी सिस्टम है बेटा, लेकिन आपको इतना ही पढ़ना है क्लास 10th में, ठीक है ना? तो ये सारे सिस्टम मिलकर आपके बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं, आपके बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं। सोचिए, आप खाना ना खा पाइएगा तो कोई वर्क कर पाएंगे क्या? क्या आप ब्रीथिंग, श्वास नहीं ले पाइएगा, कोई वर्क कर पाइएगा क्या? आप पानी पी रहे हैं, ये आमतौर पर स्टमक में ना जाए तो कोई काम हो पाएगा क्या? अगर हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है चारों तरफ में, अगर ना पहुंचे तो क्या आपके बॉडी के अंदर ब्लड ना पहुंचेंगे तो आप एक्टिव होकर कोई काम कर पाइएगा क्या? वास्ट मटेरियल को अपने बॉडी से बाहर नहीं निकालिएगा तो क्या आपको प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? जरूर होगी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अभी आपको बड़े भैया आपके पास आ गए और आप उनके पास एटीट्यूड दिखाने लगी, आपके टीचर्स आ गए, आप खड़ा ना हुई रिस्पेक्ट में, तो ये दिखाता है कि आपके अंदर ब्रेन नहीं है। लेकिन तुरंत अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना बेटा, यानी सोचने समझने की शक्ति को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, अब बताओ बेटा, तुम्हारे अंदर अगर मूवमेंट करने का क्षमता ही नहीं है तो मालूम चला कि ऐसे अगर थे तो ऐसे ही रह जाओगे। तो आसानी पूर्वक अच्छे तरीकों पर लोकोमेट कर पाए, इसके लिए मस्कुलर सिस्टम की जरूरत पड़ी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब मान लो तुमको, जैसे आज एक छोटा सा एग्जांपल आप पढ़े होंगे कि सर डायनासोर अब इस प्रजाति में है ही नहीं, इस धरती पर है ही नहीं है, तो अपने से बताओ बेटा एक छोटा सा एग्जांपल कि अगर सारे डायनासोर के जैसे सारे प्रजाति समाप्त हो जाएं, सारे प्रजाति अगर समाप्त हो जाएं, ऐसा ही अगर 200-300 वर्ष पहले हुए होता तो क्या ह्यूमन के एक भी बच्चे यहां होते? अगर कल भी ह्यूमन का कोई बच्चा होगा तो क्यों होगा? क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये सारे सिस्टम मिलकर आपके लाइफ को मेंटेन करने का काम करते हैं। बोलो, हर बच्चे को क्लियर है? ईमानदारी से यहां तक क्लियर हो गया बेटा? तो मैं पढ़ रहा हूं लाइफ प्रोसेस। क्या पढ़ रहा हूं बेटा? और लाइफ प्रोसेस में मैंने कहा आपके बॉडी को जो मेंटेन करने का, सबको ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। सोचो, खाना ना खाता तो एक्सक्रेटरी क्या करता? ये मिलकर काम कर रहे हैं कि नहीं? जो आपके शरीर में मिलकर आपके बॉडी को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, इसे मैंने लाइफ प्रोसेस कहा। क्लियर हो गया बेटा? अब मैंने कहा कि आखिर ये कौन कौन से सिस्टम काम कर रहे हैं, कौन कौन से सिस्टम काम कर रहे हैं। मैंने कहा दुनिया में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनी है।
सेल के ग्रुप को आप टिश्यू कहते हैं, टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन, और ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप को ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट, प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने कहा इनके अंदर इतने प्रकार के सिस्टम मिलकर काम कर रहे हैं तब हम लिविंग हैं, अन्यथा एक सिस्टम काम करना बंद किया, बोलो तुम लिविंग रह पाओगे क्या? रह पाओगे क्या? नहीं रह पाओगे बेटा। तो कौन कौन से सिस्टम आपके लिए काम कर रहे हैं? सबसे पहला है न्यूट्रिशन सिस्टम, आप फूड लेते हो। रिस्पायरेटरी सिस्टम, आप ऑक्सीजन लेते हो, CO2 को रिमूव करते हो। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आपके अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लूकोज, ब्लड, हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सीधे सीधे पंपिंग ऑफ ब्लड करने का काम हट कर रहा है, चारों तरफ हीमोग्लोबिन के माध्यम से पहुंच रहे हैं ब्लड। वरना एक बात याद रख लेना, अगर आपके बॉडी के अंदर ये बहुत ही ज्यादा, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन ना होता तो सर से लेकर टॉय तक ब्लड को आने में 3 साल का समय लगता बेटा। तो आपके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी जरूरत है, वास्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए एक्सक्रेटरी सिस्टम की भी जरूरत है, सोचने समझने के लिए कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, मूवमेंट करने के लिए लोकोमोशन या मस्कुलर की जरूरत है। आप ही के जैसा आपके बच्चे आ जाएं और आप पिताजी कहलाइए, आप मां जी कहलाइए, इसके लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत है। तो ये सब कुछ मिलकर आपके लाइफ को, आपके बॉडी को मेंटेन किया जा रहा है। इन सबों के ग्रुप को लाइफ प्रोसेस के, देख रहे हो लाइफ के अंदर ये प्रोसेस हो रही है, लाइफ के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। सुबह तुम उठा, सबसे पहला ब्रेकफास्ट करते हो, सांस तो लेते ही हो, पानी पीते हो, पेट में जाता ही है, हार्ट ब्लड को पंप किया ही, वास्ट मटेरियल एक्सक्रेट करते हो, सोच समझ कर काम करते ही हो, चलते है ही हो, है ना। बड़े हो जाओगे तो बेबी भी प्रोडक्शन कर लेना शादी के बाद, ठीक है बेटा। ये लाइफ के अंदर प्रोसेस हो रही है, लेकिन 1 से लेकर 7 तक अभी करो, 10th पास हो जाना, उसके बाद ये वाला सिस्टम करना, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, चलो। तो अब हम आज बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन सिस्टम। जब आप इस न्यूट्रिशन के बारे में बात करो कि न्यूट्रिशन है क्या, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा। समझ में आ रहा है? पूरा, थोड़ा या पूरा? पूरा आ रहा है या फिर से बताएं इसको? न्यूट्रिशन के बारे में बात करो, आपके पास NCERT 6.1 पैरा में अगर आप देखो, बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वही ऊपर में लाइन लिखा हुआ है, व्हेन यू राइड ए बाइसिकल, जब आप साइकिल चलाते हो तो आपको रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, हम बोल पा रहे हैं तो हमारे अंदर इसके पहले एनर्जी होगा तब बोल पा रहे हैं। 1 महीने से खाए नहीं रहते और आप बोल देते कि इस स्टेज पर लाकर आप लाइव क्लास ले लो, बच्चे बैठे हुए हैं, हम नहीं ले पाते बेटा, सीधी सी बात यह है। न्यूट्रिशन के बारे में अगर आप बात करो, सिंपल सा डेफिनेशन है, एनी वी टेक ए फूड and utilization in the body, utilization in the body are known as nutrition। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि एक आदमी है बेटा, यहां ध्यान दो, एक 10 बजे की बात है, एक 12 बजे की बात है, एक 3 बजे की बात है, एक शाम 6 बजे की बात है, इवनिंग में। ये मॉर्निंग का बात है, ये इवनिंग का बात है। मान लेते हैं कि इंसान कोई सुबह उठा, उसे बहुत जोर से भूख लगी है, यहां खाना उसे नहीं मिला, 12 बजे भूख लगा, खाना नहीं मिला, इसका ब्लड प्रेशर बोलो घट रहा होगा कि बढ़ रहा होगा? बढ़ रहा होगा। अब 12 बजे सोचो, इसको 8 बजे भी भूख लगा था, उस समय भी खाना नहीं मिला, एक बार खाना नहीं मिला, दूसरा बार नहीं मिला, तीसरा बार नहीं मिला, और 12 बजे एक आदमी आता है और कहता है चलो ना आगरा ताजमहल चलना है पैदल, महाभारत कर लेगा यही, इसी वक्त अटेम्प्ट मर्डर करा देगा इसको ये। लेकिन ये कहे, अगर कोई एक आदमी आया और कहा अरे यार तुम्हारा चेहरा बहुत ड्राई है, चलो होटल रमाडा में चलते हैं, अब आकर ले जाकर इसको बहुत अच्छा से खाना पीना खिला देता है, भरपेट हो जाता है और कहता है कि भाई अब 150 किलोमीटर तुमको पैदल चलना है, 150 किलोमीटर पैदल चलना है, ये चलने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? और लेकिन जब खाना नहीं खाया था तब ये बोला था, तब इसकी बीपी बढ़ गई थी, और खाना खिलाने के बाद बीपी नहीं बढ़ा। एक जनरल एजम्पशन बता रहा हूं। तो इसका मतलब ये है ना कि तुम ही भूख में रहते हो तो कोई काम तुमसे आगे, सबसे पहली प्रायोरिटी देते हो, भूख लगा खाना खिलाओ।
तो जैसे ही आप खाना खाते, एनी भी टेक ए फूड, कोई भी खाना खा लो, कुरकुरे खा लो, नमक पानी पी लो, कुछ भी अगर खाना खा लिए और बॉडी के अंदर उसका यूटिलाइज हुआ, हाँ खाना खा लिए, बॉडी के अंदर कोई भी खाना खाना और बॉडी के अंदर उसका यूटिलाइजेशन होना, इसी को कहते हैं बेटा न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, याद रहेगा, कोई भी खाना खाया और बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो गया, यूटिलाइज इन द मतलब रिलैक्स मोड में आया। अभी नहीं बेटा कि हम शराब पी लिए और बॉडी के अंदर यूटिलाइज नहीं हुआ, तो उसको न्यूट्रिशन थोड़ी कहेगा तुम। बोलो समझ में आ रहा है बेटा, कोई भी खाना खाया बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो गया। स्कूल से आते हो तुम लोग, खाना खाया एकदम, उसके बाद एक्टिव हो जाते हो, तो बॉडी के अंदर वो आगे तो पहले खाना खाया, बॉडी के अंदर वो यूटिलाइज हो गया, इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। अब एक वर्ड है बेटा जो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर न्यूट्रिशन के बाद एक वर्ड है जिसको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये बहुत बड़ा वर्ड है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में कि सर न्यूट्रिएंट्स क्या है। न्यूट्रिएंट्स के बारे में अगर आप बहुत अच्छे से समझो, अरे यार इसमें है क्या, कंपोनेंट ऑफ फूड को न्यूट्रिएंट्स कहते हो। छोटा सा एग्जांपल देखो, ये है तुम्हारा थाली, इस थाली में यहां है राइस, यहां है पल्स, यहां है वेजिटेबल, सलाद मान लो, सपोज कर लिया जाए, यहां है मिल्क, यहां है वाटर, यहां है साल्ट। अब पूछो, जनरली यही है, मान लेते हैं यहां मान लेते हैं वेजिटेबल, ये हर बच्चे लोग खाना खाते हैं, हर लोग खाना खाते हैं। और राइस में देखो, राइस में प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है बेटा। वहीं अगर आप बात करो पल्स, तो पल्सेज में प्रेजेंट है प्रोटीन। वाटर खा ही रहे हो, सॉरी वाटर पी ही रहे हो, साल्ट के अंदर होता है मिनरल्स, पढ़ा होगा, आयोडाइड सॉल्ट पढ़ा हो ना बेटा। ठीक उसी प्रकार अगर सैलेड खा रहे हो तो खीरा का छिलका खाए हो ना, खाए नहीं हो तो छील के तो हटाए थे होगे ना, उसको बोलते हैं रफेज। उसी प्रकार अगर वेजिटेबल के बारे में बात करो, वेजिटेबल्स में अगर सपोज कर लिया जाए, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, आप नहीं सोचे कि हम चावल खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, लेकिन आपने चावल खाया और उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, कार्बोहाइड्रेट। दाल खाया, उसमें क्या प्रेजेंट था, आपने पानी पिया, ये तो ऑलरेडी वाटर थे जो आपके बॉडी को बैलेंस करते हैं, ऑस्मोटिक रेगुलेशन को, टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करते हैं। आपने साल्ट खाया, उसके अंदर थे मिनरल्स। आपने सलाद खाया, उसमें थे रफेज। आप वेजिटेबल खाए, उसमें थे विटामिन। तो बेटा ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर, एक फूड के अंदर ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड प्रेजेंट होते हैं, इसी को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं बेटा, आई होप क्लियर हो गया। तो न्यूट्रिएंट्स को कभी भूलना मत, कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, तो तुम लोग क्या बोल देते हो, चावल था, दाल था, सब्जी था, वेज पनीर था। अरे उस चावल में क्या था ये देखना है तुमको। चावल में तो कार्बोहाइड्रेट था, दाल में तो प्रोटीन थे, है ना। अगर तुम संतरा खाए थे तो उसमें विटामिन सी था, एसॉर्बिक एसिड था। तो फूड के अंदर जो कंपोनेंट्स होता है, इसी को आप न्यूट्रिएंट्स कहते हो। तो न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में अंतर आ गया समझ में, बोलो आया अच्छे से, थैंक यू।